नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हाँ, खास इसलिए है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सांसद और समाजवादी नेता प्रोफेसर अरुण कुमार। अरुण कुमार जाने माने सांसद रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के एक तरह से चाणक्य कहे जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। एक बात मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जब एक लहर के रूप में जिस समय लोकसभा चुनाव जिसको आप लोगों ने देखा, उसके बाद तकरीबन 1 साल होने को जा रहे हैं, कुछ ही महीने शेष हैं, तो क्या वो बदलाव दिख रहा है कि या वो जो उस समय का जो एक लहर था, टाइड था, वो अभी बरकरार है? जी देखिए, बदलाव तो थोड़ा बहुत होता ही है। बिल्कुल, जब हाइप एक्सट्रीम पर होता है तो उस समय लोगों की उम्मीद ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि नेतृत्व के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग होगा और उस चिराग को हाथ में लेकर के घुमाएगा, सारी समस्याओं का निदान होगा। जो चीज़ें स्थिर हो गई हैं, जो चीज़ें नेगेटिव धारा में चल रही थी, तो निश्चित तौर से जहां इकोनॉमी सेटल कर रहा था ग्लोबली भी और इस देश में भी, अब इन सारी चीज़ों को, सारे नेगेटिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना एक कठिन कार्य है। निश्चित तौर से हम एक एक स्टेप पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सब चीज़ का निदान ऑल ऑफ ए सडन हो जाए ऐसा कुछ नहीं है और वैसा परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि जिस क्षेत्र को एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छुआ है, अभी उसमें एक बेहतर कल की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसकी संरचना को ठोस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बेहतर कल की ओर हम बढ़ रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी के पॉलिसी से हो चाहे उनके नेतृत्व से हो। लेकिन एक आपने देखा होगा बिहार की राजनीति में अचानक एक बवाल हुआ है कि कुछ जो पुराने सहयोगी थे, पुराने धड़े थे, वो एक हो गए हैं, जनता परिवार की एकता हो गई। ये कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में चुनाव के लिए? देखिए, यह परिवार मिला भी है, नहीं भी मिला है, अभी कुछ पता नहीं है। जहाँ कई तरह के अंतर्द्वंद चल रहे हों, हमको बहुत उसमें कोई ठोस परिणाम दिखता नज़र नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये कि दो परिवारों का मिलन तो ज़रूर हुआ है, वह एक पक्ष है, लेकिन जनता परिवार का मिलन इसलिए नहीं हम मानते कि दो कंट्राडिक्टरी फोर्स के रूप में पिछले 10-15 वर्षों में लालू यादव और नीतीश कुमार कार्य कर रहे थे और एक लाठी में तेल पिलाने वाले थे, एक कलम में स्याही भरने वाले थे। अब कलम में स्याही भरने वाले लाठी के सामने नतमस्तक हैं तो कलम में स्याही तो नहीं होगा, सूख जाएगा, नींव टूट जाएगा। तो जो एक सुशासन की बात चल रही थी, गुड गवर्नेंस की बात चल रही थी, अभी तो पूरा मर्जर हुआ भी नहीं है और संकेत दे रहा है अपराध का आंकड़ा, अराजकता, भ्रष्टाचार, इसमें और वृद्धि हुई है, गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। तो निश्चित तौर से इससे कोई एक मनोविज्ञान बनने वाला नहीं है और कोई नई चीज़ निकलने वाली नहीं, हमको नहीं दिखती है। नहीं, अब हम आपकी तरफ अगर बात करें कि जिस तरह से आप लोगों ने एक अलायंस के तौर पे, एनडीए अलायंस के तौर पर बिहार में चुनाव लड़ा था, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, एलजेपी थी, बीजेपी थी और बाकी 1-2 और छोटे धड़े होंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव के लिए इस कुनबे को भी बड़े करने की ज़रूरत है? देखिए, ये एनडीए परिवार के ही रूप में नीतीश कुमार रहे हैं और नीतीश कुमार का जब पूरा आत्मसमर्पण लाठी में तेल पिलाने के लिए हो गया, कुशासन के लिए हो गया और उससे एक धड़ा जो निकला है उसे अपने साथ समेटना चाहिए, यह मैं पॉजिटिव एनडीए के लिए एक संकेत मानता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा हम खोल के हम इसको पूछते हैं। जीतन राम मांझी, जिनको कि बीच में मुख्यमंत्री बनाया गया था और काफ़ी राजनीतिक उठापटक और बवाल हुआ, वो कितना बड़ा फैक्टर है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, नीतीश कुमार घबरा गए थे, सत्ता के बिना वो जी नहीं सकते हैं। जो ऐसे तो सत्ता सबको प्रिय लगता है, लेकिन वो नीति को आगे रखते, सत्ता को पीछे रखते।
लेकिन मैंने पिछले 14 वर्षों में अनुभव किया हूँ, नीति को आगे जरूर रखते हैं लेकिन सत्ता उनके अंतरात्मा में बसती है। उसके लिए कोई भी अनीति का कार्य वो कर सकते हैं। जब 40 सीट में 2 सीट उनको मिला तो अचानक वो उनकी धरती खिसकती नजर आई और जो हमला होने वाला था वह महादलित के कार्ड से वो रोकने का प्रयास किए, रुका भी। क्योंकि महादलित परिवार से एक जो सामाजिक न्याय की परिभाषा रट रहे थे, हम भी रट रहे थे, वो भी रट रहे थे और लोग भी रट रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी ने डे फर्स्ट से लोगों ने कहना शुरू किया कि रबर स्टाम्प होंगे, रबर स्टाम्प होंगे। हर आदमी को अपना स्व भी जगता है। उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, डे फर्स्ट से उन्होंने कहा मैं रबर स्टाम्प नहीं बनूंगा, मैं राज्य के हित में ठोस डिसीजन लूंगा, काम करूंगा। और सामाजिक न्याय के पक्ष में, महादलितों के पक्ष में, जो उपेक्षित पीड़ित समाज था, वंचित समाज था, उसके पक्ष में उन्होंने ठोस कदम उठाया। शासन में, प्रशासन में, अर्थनीति में, राजनीति में। ये बौखलाहट, ये पीड़ा नीतीश कुमार को अचानक मन परिवर्तन किया और लोगों ने उनके जो इर्द गिर्द जो एक गैंग है, वो गैंग सक्रिय हो गया कि ये आपसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ये ज़्यादा भीड़ समेट रहे हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। और वही हुआ परिणाम। लेकिन ये कुछ ही महीनों में जीतन राम मांझी ने एक बड़े कैनवास पर अपने समर्थकों की जमात खड़ी कर ली है। मैं मानता हूं कि यदि एनडीए से उनका जो मोड ऑफ वर्किंग, थिंकिंग और इसी जमात से निकल गए और इसी जमात के लोग आज वहां खड़े भी हैं, तो निश्चित तौर से इस जमात में रहेंगे तो एनडीए भारी मजबूती से वहां मुकाबला करेगा। अरुण जी, अगर इसको मैं और साफ करूं तो सिंपल सी बात है कि महादलित जो था, वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार के पास था, उसका समर्थन बीजेपी को मिला था लोकसभा चुनाव में, और वो कहीं ना कहीं अभी भी उसका एग्जिस्टेंस है। उस पॉकेट पे काम करने की जरूरत है एनडीए के लिए, सत्ता माने के लिए। देखिए, महादलित वोट कल भी मिलेगा और कल मिला भी था, कल मिलेगा भी। लेकिन एक जो कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है और वह स्वाभिमानी नेतृत्व यदि मिलता है तो 100% ट्रांसफर की गुंजाइश बनती है। कभी कभी नीतीश कुमार उसी वोट बैंक को वो रेडियो नकली दे करके आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने महसूस किया कि शिक्षित होगे तभी ये रेडियो काम करेगा, ये तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है, स्वाभिमानी वर्ग नहीं बन सकते, तुम वही अनुदान और दान के केंद्र में बने रहोगे, शिक्षित बनोगे, जो अंबेडकर का लाइन था। वो सही दिशा में, उस दिशा में काम किया, मकान बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने जो जमीन दिया 3 डिसमिल का नाटक किया, वो गंगा नदी में है, लोग जाल से जमीन ढूंढे, लेकिन इन्होंने मार्केट रेट से 5 डिसमिल जमीन देने का संकल्प लिया। तो जमीन पर काम करने में और एक सिर्फ स्वप्न दिखलाने में अंतर होता है। और लोगों ने महसूस किया, महादलित लोगों ने महसूस किया कि ही इज माई रियल लीडर। ठीक है, समेकित रूप से कहीं गुड गवर्नेंस है तो कोई भी किसी जाति धर्म का नेतृत्व करता होगा तो वह पूरे देश राज्य के बारे में सोचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये समाज में एक कंसेप्ट बना हुआ है, जो चीज़ों को लोगों ने परसीव किया है, उसके तहत आज के डेट में महादलित समाज में और दूसरे समाज में भी जीतन राम मांझी की एक्सेप्टेबिलिटी है और वो जमात एनडीए को सूट करता है। अरुण जी, एक सवाल और है जो बार बार पूछा जा रहा है कि आज के दिन में बिहार में विधानसभा चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, एनडीए जा रही है, लेकिन अब तक किसी नेता को वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है कि हमारा नेता कौन होगा। ऐसे में अगर उस एलाइज को देखें तो वो साफ साफ नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रही है। तो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर कोई फेस एनडीए को नहीं मिल पा रहा है। जब देखिए, इंदिरा गांधी का भी कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, कल मनमोहन सिंह का भी कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। विकल्प परिस्थिति पैदा करता है, विकल्प विहीन दुनिया ये नहीं है। विकल्प की तलाश में
एग्जॉस्ट फोर्स को विकल्प लोग नहीं देख रहा है, जिससे सिर्फ निराशा, हताशा, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ विकल्प तब तक नीतीश कुमार थे जब आशा भरी किरण से लोग उन्हें देख रहा था। अब तो संपूर्ण दृष्टि निराशा भरी है उनकी ओर, वो विकल्प नहीं हो सकते। एनडीए विकल्प देगा, एनडीए के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है और मजबूत विकल्प देगा। नेतृत्व का कोई संकट नहीं होने वाला है। जनता चाहती है कि इस कुशासन से, इस बैड गवर्नेंस से, इस भ्रष्टाचार से बिहार को निजात मिले। जो प्रयोग हुआ वह गलत हुआ और उसमें कहीं न कहीं धोखा हुआ है। एक नए विकल्प की तलाश है और विकल्प को लेकर के कोई विवाद भी नहीं है। विकल्प बनेगा और ठोस विकल्प बनेगा। समय आएगा तो सब कुछ सामने आ जाए। अरुण जी, एक चुनाव को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक बात और आती है, हालांकि आप लोगों की जो पार्टी है उसका एक अलग पृष्ठभूमि है, वो समाजवादी पृष्ठभूमि रहा है वो रहा, और इधर एक बीजेपी इनकी एक अलग पृष्ठभूमि है। ऐसे में बार बार जो कुछ बयान आते हैं वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बिहार के गिरिराज सिंह जी हैं या तमाम साक्षी महाराज हैं या साध्वी प्राची हैं या जो भी इस तरह के बयान, क्या लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर दिक्कत हो सकती है बिहार में? देखिए, पार्टी में कहीं कोई बयान, कहीं बात आ जाती है, कभी कोई गुस्से में बोल देता है, कभी कुछ तरह की बातें आ जाती हैं। पार्टी सरकार नहीं चलाती है। पार्टी के विचार, कई चीज़ों में सरकार जब पार्टी में होती है, पार्टी की दृष्टि से देखिएगा तो उसका अलग फोरम होता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि सत्ता में आता है तो संविधान से बंध जाता है और वह चाहे जो व्यक्ति हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकारें चलती हैं, कहीं कहीं बात आ जाती है। ये किस सरकार में नहीं हुआ है, यूपीए में भी हुआ है, विवादास्पद बयान आते रहे हैं, लेकिन उसमें लोग कहीं व्यक्तिगत तौर पर, कहीं सामूहिक तौर पर उसका रिड्रेसल करते हैं और उसमें कहीं स्टैग्नेंट नहीं आता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, यह शाश्वत प्रक्रिया है। सरकार संविधान से बंधा हुआ है और संविधान से ही चीज़ें चलती हैं। उससे कोई व्यक्तिगत तौर पर कहीं त्रुटि रहती है तो संविधान के अनुकूल उसको फिर दुरुस्त किया जाता है, या संवैधानिक दायित्व से जो विचलित होते हैं उन्हें भी अलग से अभिप्रेत करके फिर उस रास्ते पर लाया जाता है। वो बड़ी समस्या नहीं है। जब कोई सवाल उनके पास नहीं हो, कोई मुद्दा नहीं हो, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। बीइंग एलाइज, आप एलाइज हैं एनडीए के, और एक अभी एक इशू फ्लोट कर रहा है किसानों का मुद्दा, जिसमें कहा जाता है कि लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर जिस तरह से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, फिर बिल बार बार गिर जा रहा है और एक अजीब तरह का एक माहौल पहले बन गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी कल भाषण में कहा है कि हम गरीबों के लिए चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन करें। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी छोड़ के चला जा सकता था? जी नहीं, इसमें छोड़ के नहीं चला जा सकता। विकास अवरुद्ध होगा और पहली बार ब्रिटिश हुकूमत का लंबे दिनों तक लैंड एक्विजिशन बिल चलता रहा, जो बिल्कुल बेईमानी था। कांग्रेस ने कुछ संशोधन से बिल लाया था, उसमें भी काफ़ी त्रुटि थी। 9 संशोधनों के बाद हमने वहाँ भी संशोधन के लिए सरकार के सामने बातें रखी थी और प्रधानमंत्री ने जब खुद कहा कि किसानों के हित में जो फैसला होगा उसे किसी भी कीमत पर हम लागू करेंगे। और इस बिल में जो 9 संशोधन लाए गए, उसके बाद जो अभी तक जमीन लेने का तरीका रहा वह बड़े लोगों के लिए रहा, लूटने के लिए रहा। किसान हाशिए पर था। आज सर्किल रेट से 4 गुना अधिक एम्प्लॉयमेंट, उसके सोशल सिक्योरिटी, 20% लैंड का बेनिफिट, तो ये सारे कुछ बहुत चिंतन के बाद बनाए गए हैं। अब ये कहिए कि हम जिद्दजदी हो जाए कि ये रोड हम राजपथ के लिए नहीं देंगे जिससे उनका खुद का विकास होना है। आज इतना फास्ट ग्लोबल विलेज है, दुनिया एक गांव है, और इसमें यदि कम्युनिकेशन की व्यवस्था कहीं अवरुद्ध होती हो तो सरकार को कुछ अधिकार तो होना ही चाहिए। इससे किसान को गुमराह करने की, नेगेटिव आइडिया को फ्लोट कराने के लिए बड़े पैमाने पर एक साजिश हुई है। उस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने बात को नहीं रखा आवाम में। नहीं तो इससे बढ़िया कोई कानून हो ही नहीं सकता किसानों के हित में। हम 1 लाख आदमी को जमा कर दें, हम भी 5 लाख आदमी को जमा कर दें, हम इनसे ज्यादा आदमी को जमा कर दें,
किसान से जब हम बात करते हैं, हमारी पार्टी, हम किसान नौजवान के इशू को ही केंद्र में हमारा है और हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। ये जो आज नीतीश कुमार जो किसान विरुद्ध हैं, एक्शन में विरुद्ध हैं, ये किसान के हीरो बन रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। बीटा चीनी मिल को बेचा, 12 चीनी मिल को बेचा, किसानों को क्या दिया? किसान को चीनी मिल के नाम पर अभी हाल में नौबतपुर में जमीन लिया कोपा में, और वहां पर विजय माल्या को दे दिया शराब बनाने के लिए। अब इनका पूरा चरित्र मॉल बनाओ माल बनाओ की संस्कृति का रहा है, लेकिन इसको आप एग्रेसिव तरीके से किसान के बीच नहीं ले जाइएगा तो ये बड़े सुनहले स्लोगन चला करके किसानों के प्रणेता बनेंगे, जो किसान के दुश्मन हैं। अभी केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है आपको धान खरीद के लिए, 2 बार एक्सटेंशन किया, लेकिन धान खरीद ही नहीं रहे। ये कलेक्टर को कह दिया कि धान नहीं खरीदना है, क्योंकि हम भी 300 पॉपुलर बनने के लिए बोनस देने का काम किया। आज कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन्होंने एफसीआई से जबरदस्ती अलग करके एसएफसी को दिया, और भारी लूट है, भारी लूट है। लगभग किसानों का सारा हिस्सा ये गड़क जा रहे हैं, लेकिन ये भी किसान के नेता बने जा रहे हैं। तो ऐसे चीजों में निश्चित तौर से रूट पर हमें लोगों को बतलाना होगा, ये चेहरा है इनका। मशीन के नाम पर यांत्रिक सब्सिडी, यंत्र के सब्सिडी पर हजारों करोड़ रुपए का लूट हुआ है। कि जिस क्षेत्र में जाइए किसानों को लूटने का, चाहे वह डीजल सब्सिडी के नाम पर हो, खाद सब्सिडी के नाम पर हो, बिहार में किसानों को लूटा गया है। हरियाणा में 48,000 हेक्टेयर जमीन बड़े पूंजीपति घरानों को दे दिया। अब राहुल गांधी बेचारे, इनको किसान और अथी का मतलब नहीं समझ में आता है, इनको मंत्र दे दिया गया और ये पूरा उस पर गर्म हो रहे हैं। एकदम लग रहा है कि चलते चलते एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये विपक्षी दलों का मानना है, ये मेरी राय नहीं है या हमारे चैनल की राय नहीं है, जी जी, कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार थी वो आई थी इतने बड़े बहुमत से, उनको आईपीएल जिस हिसाब से 2020 मैच होता है वो खेलना चाहिए था इतने जन समर्थन के बाद, लेकिन वो धीरे धीरे टेस्ट की तरह खेलना शुरू कर दी। तो एक गोल्डन जो ईयर होता है जिसमें कि आप बहुत सारे डिसीजन अचानक ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उस समय फील्डर जो उनके जो सहयोगी हैं वो उनको घेरते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कहीं कमी थी या है? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा नरेंद्र मोदी को इसलिए पसंद करता हूं कि 125 करोड़ आबादी का यह देश आज एकदम लिजलिजा पिलपिला, प्रधानमंत्री की आवाज़ नहीं, कुछ ये नहीं, न कोई दिशा नहीं, दिशाहीन राष्ट्र था। पूरी दुनिया में श्रीमती गांधी के बाद देश को नेतृत्व का एहसास करा दिया नरेंद्र मोदी ने, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूं पार्टी। और बात अलग है, मैं दूसरी पार्टी में भी रहता, अलायंस में भी रहता, इस सवाल को लेकर के, जब मेरा अलायंस भी नहीं हुआ था, इस सवाल के लेकर के राष्ट्र आज एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में दिख रहा है। लगता है कि 125 करोड़ व्यक्ति का जो नेतृत्व है वह जिंदा है, उसके अंदर चिंतन है, उसके अंदर कुछ कर जाने की तमन्ना है। बाकी चीजें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इकोनॉमी के स्वरूप को रातों रात बदल दिया जा सकता है, लेकिन संकल्प है। भ्रष्टाचार से ये सरकार लड़ने में जो कमिटमेंट किया, यह कोल में दिख रहा है कि जो ये 125 करोड़ का लूट कह रहे थे, अब तो लग रहा है कि 4 लाख करोड़ का लूट है वहाँ। और जिस तरीके से प्रॉफिट इतने दिनों में दिख रहा है, ये लोगों को दिख नहीं रहा। जो भ्रष्टाचार का एक सिलसिला उनके यहाँ यूपीए में चल रहा था, इन सारे भ्रष्टाचारियों के कर्मों पर पर्दा पड़े, इसलिए जोर जोर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ क्रमिक और ठोस तरीके से देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, स्किल इंडिया बनाएगा, मेक इन इंडिया बनाएगा, और जो सपना है युवाओं का खेत खलिहानों का, वह रास्ते पर जा रहा है। जो 60 वर्षों में नहीं बना, वो 60 दिन में नहीं बन सकता। निश्चित तौर से उसके लिए कुछ समय चाहिए, और उस दिशा में हम कई कदम आगे बढ़े हैं।
अरुण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वक्त देने के लिए। ये थे वरिष्ठ सांसद और नेता अरुण कुमार, जो बिहार चुनाव को लेकर और किसान पॉलिसी को लेकर हमसे बात कर रहे थे। आज फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ और किसी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।